उन्होंने बिल क्लिंटन साहब को मेस्मराइज करते थे और उनके पीछे चलते चलते ही वो बिल क्लिंटन के उन्होंने सारी फॉरेन पॉलिसी इंडिया की गोद में डाल दी। तीसरी चीज ये आई वॉशिंगटन डीसी में कि यहां पे इंडियन डायस्पोरा इज वेरी एक्टिव। एक तो वो हमसे इंडियन काफी, एक तो पॉपुलेशन में ज्यादा है, दूसरी हमारी फाइनेंस इकोनॉमिक बेस्ड माइग्रेशन हुई, उनकी एजुकेशन बेस्ड माइग्रेशन हुई। वो हमसे पैसे में भी यहां ज्यादा है, इंटेलेक्ट में भी हमसे आगे है इंडियन। और उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेकंड जनरेशन जो है वो कांग्रेस में भी आ चुकी है। आज 5 जो है इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन मौजूद हैं। 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो कि दोनों गवर्नर रह चुके हैं, इंडियन डिसेंट के हैं, निक्की हेली और बॉबी जिंदल। तो उसी तनाजर के साथ जब हम देखते हैं तो इस वक्त व्हाइट हाउस में जो अगर इंडिया पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट का या अगर आप साउथ एशिया का देखें तो सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन अमेरिकन की है। उस हवाले से इस वक्त व्हाइट हाउस में जो बाइडेन साहब का स्पीच राइटर भी इंडियन, इस वक्त उनकी पॉलिसी रिलेटेड भी उनकी अपॉइंटमेंट्स। और उसी हवाले से जब वो देखते हैं उस तनाजर से तो पलड़ा भारी हो जाता है इंडिया का। अब दूसरी साइड पे चलते हैं, पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं कि वो वहां की पोजीशन क्या है। पाकिस्तान ने एक तो पिछले दौर में इन्होंने बिल्कुल चाइना के कैंप में जाके अमेरिका की तरफ, मैं हमेशा ये कहता हूं कि नेवर बर्न द ब्रिजेस, लेकिन इन्होंने ब्रिज बर्न किए, इन्होंने अमेरिका बैशिंग की, इन्होंने कहा जी हम तो हिमालय पे चढ़ गए हैं, इन्होंने सब किया, बल्कि सी पैक को लेकर अफगानिस्तान में जाके कोशिश, उनके सेल्समैन बन गए, आगे जाके दुनिया में सी पैक में बेचना शुरू कर दिया और एब्सोल्युटली नॉट और इस तरह की चीजें की। और आपका जो पहले ही फॉरेन पॉलिसी डूबियस थी वो इस हवाले से कि उसामा बिन लादेन जब से पाकिस्तान से मिले उसके बाद आप दुनिया का एतमाद हासिल नहीं कर सके। और तीसरी इसमें जो बात मैं कहूंगा, आपकी फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं आज आपसे ये क्वेश्चन करूं आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो आप मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। मैं किसी से ये पूछूं कि आज पाकिस्तान कहां खड़ा है, किस कैंप में है, कैंप उनके पास मौजूद है या नहीं मौजूद, कोई पता नहीं। आपकी जो मैं शॉर्ट टर्म पे एक लफ्ज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर बेस है। अमेरिका के डॉलर बंद हुए, आप चाइनीज कैंप में गए, वहां से डॉलर लेने की कोशिश की। जब सी पैक बंद किया उन्होंने, आपने उनको ग्वादर की बजाय कराची देने की कोशिश की, उन्होंने वो भी लिया। फिर दासू डैम पर उन्होंने 39 बिलियन आपसे मांगा। उन्होंने जब सी पैक के डॉलर बंद हुए तो आप IMF के कदमों में आके बैठ गए। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। अब उसमें जरा आप तफसील मुझसे पूछें तो वो हालत ये है कि 3 मिनिस्टर पिछले महीने यहां पे आए हैं। कुरैशी साहब आए, असद उमर साहब आए और एक मिनिस्टर और मैं सामने नहीं आ रहा, 3 आए मिनिस्टर। उसके बाद यहां से मिन्नतें तरले करके IMF की शराइत में बताऊं तो वो यही था, इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि दे हैव रिटन द कंट्री टू देम। अब उनकी 4 शराइत जो खुली खुलाई थी, वो IMF की 4 शर्तें सामने मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों की इनकम ज्यादा है उन पे टैक्स बढ़ाएं, जिन लग्जरी आइटम पे टैक्स बढ़ाएं, और उसके बाद उन्होंने कहा अपनी टैक्स रिकवरी शुरू करें। और एक उन्होंने जो चौथी शर्त सबसे बड़ी थी कि बिजली और तेल के आप जो कीमतें बढ़ा दें। अब उसमें टैक्स रिकवरी नहीं हो सकती क्योंकि वो सारे यार दोस्त हैं, सारे कैबिनेट में बैठे हैं। उसके बाद है कि अगर लग्जरी आइटम देखें तो वो पराडो कौन लेते हैं, वो भी दोस्त लेते हैं, वो भी नहीं बढ़ सकती। तो गरीब का बच्चा है उसको मारा जा सकता था, बिजली और टैक्स पे उन्होंने चढ़ाई कर दी है। एक तरफ से उन्होंने 120 अरब रुपए की दी आपको सब्सिडी, और रात में ही पेट्रोल बढ़ा के सब्सिडी वापस ले ली उन्होंने। तो ये अगर मेरा आपके ये 4 शराइत थी IMF की, और तरीन साहब यहां आए, वरना आने की जरूरत नहीं थी उनकी। सारी दुनिया आजकल जो है वो इस वक्त मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रेसिडेंट शी है पिछले 2 साल से चाइना से बाहर नहीं निकले, सारी चीजें वेब के जरिए हो रही हैं। इनको भी चाहिए था, लेकिन तरीन साहब क्योंकि सिटी बैंक के मुलाजिम रहे हैं, हो सकता है यहाँ प्रॉपर्टी हो, पुराने दोस्त हो, अहबाब हो, और हो सकता है यहाँ पे अमेरिकन कुजीन को एंजॉय करना हो, उन्होंने किया। आके आपके फर्स्ट क्लास की टिकटें ली गई और यहां से वापसी पे सऊदी अरेबिया ज्वाइन किया। खान साहब को 4.2 बिलियन का वहां से चेक उठाया, पाकिस्तान गए, और वो 4.2 बिलियन में से 3 बिलियन तो बैंक में रहेगा और 1.2 बिलियन जो है वो वापस दुबई और लंदन चला जाएगा। ये आपके सारी IMF की शराइत मैंने बता दी, आपकी सिचुएशन, आपकी फॉरेन पॉलिसी भी बता दी। नॉन सीरियस, आप हर चीज में नॉन सीरियस। आपके एम्बेसियों के मुलाजिम सारे MNAs के रिश्तेदार, एस्टेब्लिशमेंट के रिश्तेदार, इनविंसिबल वो समझते हैं अपने आप को।
11-12 बजे उठ के साहब बहादुर एम्बेसियों में आते हैं, 3 बजे घर चले जाते हैं, 2 बजे सिगरेट चाय पी के। वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट नहीं बना सकते, आपकी फॉरेन पॉलिसी को क्या एक्सप्लेन करेंगे वो? लेकिन सर शाह महमूद कुरैशी साहब तो पहले भी रह चुके हैं फॉरेन मिनिस्टर हमारे, आखिर उनकी समझ में क्यों नहीं आ रही है सारी बातें? वो कैसे गलती पे गलती कर रहे हैं? कुरैशी साहब, मैं ये तो बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। कुरैशी साहब की नजर सबसे पहले 2 प्रोजेक्ट पे है। एक तो वो पहले बनना चाहते थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर, वो नहीं बनाए गए, फिर वो -1 फार्मूले के भी कैंडिडेट रहे हैं। उनके टेबल के ऊपर फॉरेन पॉलिसी हो तो वो जस्टिफाई करें ना उसको। आप मुझे ये बताएं, ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया। आप मुझे कंपैरिजन, मैं एक तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं सारी पूरी दुनिया को यहां से उस लेंस से देखता हूं। जयशंकर साहब के बाहर के दौरे और कुरैशी साहब के बाहर के दौरे, आप उनको कंपेयर कर सकते हैं? आप इस वक्त इंडिया की भी बात नहीं की, इंडिया की चले कर लेते हैं, वो भी चाहिए मुझे, क्योंकि आपके हर मिनिस्टर ने और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीनी पेट्रोल हर चीज को इंडिया के साथ कंपेयर कर दिया। मैं आप उनकी फॉरेन पॉलिसी भी एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी सी, वो क्या है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यहाँ पे मोदी साहब आए, पूरी टीम के साथ जहाज भर के आए, हर चौक पे यहाँ पे उनका सारा एक पूरा एक कैंपेन चलाई गई। यहाँ पे उनकी 1-to-1 मुलाकातें हुई बाइडेन साहब के साथ, मैक्रां के साथ उन्होंने G20 की तैयारी की। 2 क्वाड का हिस्सा है, फ्रांस के साथ वो बातें कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से सीधी बातें कर रहे हैं वो। और उसके बाद उन्होंने अग्नि 5 का जाके अपना कर दिया। और चौथी आखिरी बात, अमित शाह साहब बढ़ के मार रहे हैं आपके खिलाफ कि हम घुस के मारेंगे। आपने उस पर कोई रिएक्शन किया? आपकी कोई काउंटर कैंपेन हो उनके खिलाफ? बता दें मुझे, मैं हो सकता मैं आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मैं लर्न कर रहा हूं अभी फॉरेन पॉलिसी को भी और इकोनॉमी को भी अभी लर्न कर रहा हूं। अगर आपके पास कोई अच्छी खबर हो तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं, मुझे कन्विंस करें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं खासकर आरजू कि आई एम अ लॉयर। लॉयर क्या होता है? आर्गूमेंट या मैं कन्विंस करने की कोशिश करता हूं या प्ली करता हूं। आप अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट हो जिसमें मैं गलत हूं, और कोई भी पाकिस्तानी मेरे बारे में ज्यादातर मेरे दोस्त समझते हैं कि शायद हम एंटी पाकिस्तानी बैशिंग कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं है। मुझे कन्विंस करें आप। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। देखें, अगर हम अपने जो वीक पॉइंट्स है उस पर बात नहीं करेंगे तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। मैं जब बात करती हूँ लोग कहते हैं एंटी पाकिस्तानी स्टेटमेंट देती है, जबकि यहाँ पे हो यही रहा है, तो हम क्या करें? अभी आप ये देखें कि जो 10 नवंबर को जो है अफगानिस्तान के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इंडिया भी है, सब है, और इन्होंने जाने से मना कर दिया पाकिस्तान से। ही कहते हैं नहीं जी, सारे स्पॉइलर उसके अंदर है। तो अगर स्पॉइलर उसके अंदर है तो चाइना क्यों जा रहा है सर, और वहां पे अफगानिस्तान क्यों जा रहा है? तो ये इस तरह का चूरन ये कब तक बेचेंगे? आरजू, इनको चाहिए था जाके अपना मुद्दा बयान करते, अपने एतराजात टेबल पे रखते। लेकिन देखें, यही तो कमियां हैं। मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगा, मैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे यकीन रखता हूं। पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन वहां पे अगर मिसमैनेजमेंट हो रही है, वहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन हो रही है, जिन चीजों की कमियां हैं, मेरा ये मैं समझता हूं एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन, एज ए पैट्रियाटिक पाकिस्तानी, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको उजागर करूं, मैं बताऊं। और मैं सबसे पहला एक पाकिस्तानी ऐसा हूं वॉशिंगटन डीसी में, पिछले 6 साल से इनको कह रहा हूं कि आप वॉशिंगटन डीसी में बहुत कमजोर हैं। लेकिन ना वो सुनने की सलाहियत रखते हैं, ना सुनने को तैयार हैं, ना करेक्शन करने की सलाहियत रखते हैं, ना उसकी कोशिश है। लेकिन अगर मुझे ये बताएं, अगर बोलेगा भी नहीं तो फिर देखें, अगर आप मैं आपको अगर मजीद, ये तो मैं छोटा सा एक टीजर है जो आपके जरिए कर रहा हूं, वरना यहां पे तो समुंदर है, यहां पे किताबें लिखी जा सकती हैं, लेकिन कुछ सुनने वाला हो। और दूसरी बात यह है कि आरजू, ये आज की बात नहीं, आज की एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है बात। मेरे साथ अगर कंपैरिजन किसी ने डिबेट करनी है तो मैं 1947 से तैयार हूं आपके साथ डिबेट करने के लिए कि मेरे मादरे मिल्लत के कपड़े आप किस तरीके से फाड़ रहे हैं। लेकिन सर ये तो हमेशा कह देते हैं कि जी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। कभी कहते हैं अमेरिका कर रहा है, कभी कहते हैं इंडिया कर रहा है, कभी कहते हैं इजराइल कर रहा है। लेकिन अब लोग इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं, लोगों की समझ में आ रहा है कि इस तरह की बात नहीं है, और ये कुछ ना कुछ गड़बड़ अंदर भी मौजूद है कि मुल्क के अंदर भी इनसे संभाला नहीं जा रहा है। कब तक ये दूसरों पे डालते रहेंगे? भारत के साथ सर ये टर्म्स ठीक क्यों नहीं करते? देखिए, अगर बॉर्डर पे हमारे टर्म्स बेहतर होंगे तो पाकिस्तान में हम वही पैसा जो हम अपनी फौज पे लगा देते हैं, जो हथियारों पे लगा देते हैं, वो लोगों के ऊपर खर्च कर पाएंगे। आरजू, 2 क्वेश्चन मार्क मैं छोड़ूंगा, उसका अगर जवाब को दे लें तो मैं रेस्ट माय केस। एक तो चीज ये है कि टीएलपी के साथ जो मुआहदा किया गया, हुकूमत किसको रिप्रेजेंट करती है? आप अवाम से वोट लेकर आए हैं, आप अवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अवाम से खुफिया क्यों मुआहदा रखा है अभी तक?
आप हुकूमत में हैं, हम्म, आप सियासी हुकूमत है, जमहूरी हम्म, कंट्री के अंदर जमहूरियत चला रहे हैं, आप अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने जो मुआहदा किया वो पब्लिक क्यों नहीं है? एक मेरा ये क्वेश्चन मार्क ये है। हम्म, दूसरा मेरा क्वेश्चन मार्क ये है, जो आपकी इकोनॉमिक्स मिनिस्ट्री की जो कायमा कमेटी है, उन्होंने जो अगले दिन अपनी सामने उन्होंने रिपोर्ट रखी है नैब की रिकवरी के, उसके बारे में आज तक किसी मिनिस्टर ने कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया? ट्रू। तो फिर उसका लेकिन बताया, अगर उस पर हम बात करें तो ये कह देते हैं कि यू आर एंटी बैशिंग, यू आर बैशिंग पाकिस्तान। लेकिन सर जो इन्होंने मुआहदे किए हैं, जो जिस तरह से डील कर रहे हैं, चाहे ये टीएलपी को कर रहे हो या पहले ये उनको कर रहे थे, तालिबान को कर रहे थे, तो उसको अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है? इसलिए कि उनको तो एक तरह से टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, और ये भी बैन ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने कहा था कि जी इन्होंने भी जो है बहुत लोगों को मारा, और रिसेंटली भी पुलिस वालों को मारा, जिसमें एक लफ्ज प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बोला। मैं अमेरिका के बारे में, जहां पे जो 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने जो बिल पेश किया था, वो अमेरिका की आवाज है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये देखा जाए कि हमें वहां से अमेरिका में शिकस्त के लिए हमारे साथ किन किन लोगों ने साजिश की है, हमारे साथ किन किन लोगों ने डबल गेम की है, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए। ये 22 रिपब्लिकन जो थे, ये वो जवाब था अमेरिका का आपके लिए। उसमें लिखा था उस बिल के अंदर, आपको शायद याद हो कि आपने नॉर्दर्न अलायंस में भी उनकी मदद की, वो सारी चीजें वहां पे उनके पास शवाहिद थे। आपने उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दी, आपने उसको काउंटर करने की कोशिश की, कोई विल शो की हो आपने? जीरो। वो सारा आपने पूछा कि अमेरिका में लोग क्या समझते हैं। वो जो बिल था, वो जो सेनेट के अंदर जो 22 सेनेटर्स थे, वो इनकी आवाज थी। अब मैं बताना चाहता हूं आगे कहां जा रहा है, मैं आगे बताता हूं। जी। अमेरिका के अंदर अभी जो इलेक्शन, यहाँ पे 2 गवर्नर थे, उसमें बड़ी टफ आया मुकाबला। आपने शायद सुना होगा, वर्जीनिया में रिपब्लिकन गवर्नर आ चुके हैं, वर्जीनिया में जो अटॉर्नी जनरल वो भी रिपब्लिकन आ चुकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वो भी आ चुकी है। और उसके बाद अब 2022 में तकरीबन